Welcome to my YouTube channel, that is HRM Zone. I am Shweta. I have qualified UGC NET with 97 percentile in code 55, that is labor law and HRM. तो मेरा ये वीडियो डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी सेट की तैयारी कर रहे हैं या जेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एचआरएम सब्जेक्ट है या एचआर जिनका सब्जेक्ट है वो इस यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हैं। बाकी जो एमबीए के स्टूडेंट हैं वो भी इससे पढ़ सकते हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था एचआरपी प्लानिंग, एचआर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। उसके दो पार्ट होते हैं, थोड़ा सा मैं रिकैप कर दूँ। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के दो पार्ट होते हैं, एक है डिमांड फोरकास्टिंग और दूसरा है सप्लाई फोरकास्टिंग। तो पहले के वीडियो में हमने डिमांड फोरकास्टिंग के बारे में बात की थी, आज हम लोग सप्लाई फोरकास्टिंग देखेंगे। तो एक्चुअली एचआर सप्लाई फोरकास्टिंग होता क्या है? सप्लाई फोरकास्टिंग आपका क्या है? एनालिसिस ऑफ करेंट ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री एंड फ्यूचर अवेलेबिलिटी। अभी जो करेंट ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स अभी है इन्वेंट्री, और फ्यूचर में उसकी क्या अवेलेबिलिटी होगी, उसी को सप्लाई फोरकास्टिंग कहते हैं। ये तीन तरीके से होता है, मतलब इसमें तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है। जैसे एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री क्या है, इंटरनल सोर्स क्या है और एक्सटर्नल सोर्स क्या है। एचआर डिपार्टमेंट इन तीन चीज़ों को ध्यान में रखता है। एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री से हमारा क्या मतलब है कि एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री कितने हेड काउंट है, मतलब कंपनी में कितने लोग अभी काम कर रहे हैं, वो हेड काउंट हो गया। सेकंड, जॉब फैमिली इन्वेंट्री, ये जॉब रिलेटेड टू सेम कैटेगरी एज इन्वेंट्री हुई। जितने भी जॉब है, सेम कैटेगरी के जॉब हैं, उसमें जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका इन्वेंट्री। फिर एज इन्वेंट्री हो गया कि आपका कोई भी एम्प्लॉय का कितना एज है। अब मान लीजिए एग्जांपल, किसी के एज 58 है, रिटायरमेंट एज 60, 62 या 65 है, तो फिर अगर ओवर एज है, 58 है, तो उनको प्रमोशन देना या फिर ट्रांसफ़र करने से कोई मतलब नहीं होता है। प्रमोशन नहीं, अगर वो रिटायरमेंट के एज पे आते हैं तो एज इन्वेंट्री भी बहुत ज़रूरी है। इन्वेंट्री ऑफ स्किल्स, एक्सपीरियंस, वैल्यूज़ एंड कैपेबिलिटी, उनकी क्या स्किल्स है, उनको क्या एक्सपीरियंस है, उनका क्या वैल्यू है, क्या कैपेबिलिटी है कि उस जॉब को वो परफॉर्म करने के लिए। फिर इंटरनल, इसमें हम लोग देखते हैं जब भी सप्लाई फोरकास्टिंग की बात करते हैं तो हम लोग दो चीज़ देखते हैं कि इंटरनल सोर्स और दूसरा एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स में क्या होता है कि क्या जितने भी एम्प्लॉई हैं उनका देखा जाता है कि कितने लोग ट्रांसफ़र होने के लिए हैं। मान लीजिए आज जॉब अपॉर्चुनिटी किसी एक डिपार्टमेंट के किसी एक कंपनी में है, उसमें ट्रांसफ़र कितने एम्प्लॉय हो सकते हैं, कितने का प्रमोशन हो सकता है, रिटायर्ड एम्प्लॉय कितने हैं, रिकॉल ऑफ लेड ऑफ एम्प्लॉय, रिकॉल ऑफ अब लेड ऑफ एम्प्लॉय हैं, अगर वो कैपेबल है उस जॉब को करने के लिए तो उनको फिर बुलाया जा सकता है। टर्मिनेशन कितना होना है, टर्नओवर कितना होना है, इस पे भी ध्यान दिया जाता है। अब एक्सटर्नल सोर्स की बात करें तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट ओट है, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी बहुत सारे एम्प्लॉय आते हैं। एजेंसी है, जैसे कि आप जॉब कंसल्टेंसी है, वहाँ से एम्प्लॉय हायर कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर फोर्स, उस मार्केट में कितने लेबर फोर्स अवेलेबल हैं। तो ये तीन आपका है जिससे सप्लाई फोरकास्टिंग के बारे में हम लोग देखते हैं, जिसमें एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री हो गया, इंटरनल सोर्स और करेंट सोर्सेस। चलिए, इसके बाद जो बात करेंगे हम लोग मेथड ऑफ सप्लाई फोरकास्टिंग की। मेथड ऑफ सप्लाई फोरकास्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी हमने देखा था मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। इससे एनटीए हमेशा क्वेश्चंस पूछता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग कौन सा है, मेथड्स ऑफ सप्लाई फोरकास्टिंग कौन सा है। तो अगर हम लोग बात करें मेथड ऑफ सप्लाई फोरकास्टिंग की, तो पहली बात है ट्रांजिशन। पहला है ट्रांजिशन और मार्कोव मैट्रिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अभी एक मिनट, ये देखिए, एंड्री, एंडरसन एंड मार्कोव, ये आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन और मार्कोव मैट्रिक्स में किन्होंने दिया था, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, ये मार्कोव मैट्रिक्स किसने दिया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हम लोग ये है क्या, फिर उसके बाद उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ले लीजिए कि ये है क्या, ट्रांजिशन और मार्कोव मैट्रिक्स है क्या। ये एक तरह से मैट्रिक्स है जो कि सिंपली शो करता है टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉब इंक्रीमेंट मीनिंग इन द जॉब्स फॉर द फॉरकास्टिंग पीरियड। दिस मैट्रिक्स सिंपली शो एज प्रोबेबिलिटी ऑफ द एवरेज रेट ऑफ हिस्टोरिकल मूवमेंट फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। कहने का मतलब है कि कोई भी एक सिंपल मैट्रिक्स फॉर्म में है ये, जिसमें कि प्रोबेबिलिटी दिखाता है कि आने वाले अगर जॉब रिक्वायरमेंट है तो कितना एवरेज मूवमेंट
होता है हिस्टोरिकल बेसिस पे कि कितने मूवमेंट होते हैं ट्रांसफ़र से या फिर किसी भी अदर प्रोबेबिलिटी से कितने मूवमेंट वन जॉब से दूसरे जॉब की तरफ हो रहा है, ये मैट्रिक्स शो करता है। सेकेंड है आपका रिप्लेसमेंट चार्ट एंड रिप्लेसमेंट समरीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एनटीए बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, इसको आप मार्क कर दीजिए कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें एनटीए हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछता है रिप्लेसमेंट चार्ट है या फिर आपका रिप्लेसमेंट समरी। तो रिप्लेसमेंट चार्ट है क्या? रिप्लेसमेंट चार्ट है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हु विल रिप्लेस हुम इन द इवेंट ऑफ जॉब ओपनिंग। अगर कभी कोई जॉब ओपनिंग होता है तो उसमें एम्प्लॉय का एक ऐसा चार्ट बना होता है कि जिसमें पता रहता है कि इस जॉब ओपनिंग में अगर कौन रिप्लेस करेगा, कौन एम्प्लॉय किसको रिप्लेस करेगा। इसमें इंटरनल कैंडिडेट का लिस्टिंग होता है, उनका एज लिखा होता है, प्रेजेंट परफॉर्मेंस रेटिंग होती है, प्रोमेटेबिलिटी होती है, स्टेटस होता है, और ये प्रोवाइड करता है पोटेंशियल रिप्लेसमेंट। वैकेंसी अगर कोई आती है तो उसमें पोटेंशियल रिप्लेसमेंट क्या होगा, हो सकता है, ये रिप्लेसमेंट चार्ट है। रिप्लेसमेंट समरी की बात करें तो ये थोड़ा सा रिप्लेसमेंट चार्ट से डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है कि ईच पोजीशन के लिए जो भी पोजीशन है वहाँ लिस्ट ऑफ लाइकली रिप्लेसमेंट फॉर ईच पोजीशन इंडिकेटेड रिलेटिव स्ट्रेंथ, वीकनेस, करेंट पोजीशन, परफॉर्मेंस, प्रोमेटेबिलिटी, एज एंड एक्सपीरियंस। इसमें क्या होता है कि जो रिप्लेसमेंट का पोजीशन है उसमें जो भी आपका जॉब ओपनिंग है तो उसके लिए देखा जाता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस, करेंट पोजीशन, परफॉर्मेंस, प्रोमेटेबिलिटी, एज एंड एक्सपीरियंस का समरी होता है। तो ये एक रिप्लेसमेंट समरी होता है। इसी में आपका आगे है स्किल इन्वेंट्री। ये भी आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल इन्वेंट्री एंड मैनेजमेंट इन्वेंट्री। स्किल इन्वेंट्री को ऑल्सो येलो पेज कहते हैं, बहुत बार क्वेश्चन येलो पेज से भी रहा है। और ये किसके लिए होता है? तो ये मैनेजमेंट पोस्ट के लिए होता है, जितने भी हायर मैनेजमेंट और मैनेजमेंट पोस्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, ये मैनुअल या कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड होता है जिसमें समरी होती है करेंट एम्प्लॉय के एजुकेशन का, एक्सपीरियंस का, इंटरेस्ट का या फिर स्किल का, जो भी वो एलिजिबल है कितना ट्रांसफ़र के लिए या प्रमोशन के लिए। इसी में आपका मैनेजमेंट इन्वेंट्री है, इंडिविजुअल रिकॉर्ड होगा मैनेजर का, प्रोफेशनल्स का और टेक्निकल पर्सनल्स का। उसमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट रोल्स और मेंबरशिप्स के बारे में दिया रहता है। थर्ड है कॉम्पिटेंसी मॉडल। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है कि नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। किसी भी इंसान, कोई भी एम्प्लॉय है वो कितना कॉम्पिटेंट है उस जॉब को करने के लिए, उसका यह है कॉम्पिटेंसी या बिहेवियर दैट इनकम्पास द नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड फॉर सक्सेसफुल परफॉर्मेंस। किसी भी जॉब को सक्सेसफुली परफॉर्म करने के लिए कोई भी एम्प्लॉय कितना कॉम्पिटेंट है। और कॉम्पिटेंसी क्या हो जाता है, नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड, जिसको हम लोग कैसे भी कहते हैं। ये स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी दैट लीड टू हाई परफॉर्मेंस। अब आप इसको इस तरह से समझिए कि कोई भी एम्प्लॉय किसी भी जॉब के लिए कितना कॉम्पिटेंट है, इस पे डिपेंड करता है कि वो उस जॉब को कितने अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। तो हाई परफॉर्मेंस हाई कॉम्पिटेंसी पे डिपेंड करेगा। फ्यूचर ओरिएंटेड मॉडल है दैट फर्स्ट रिव्यू competency that are aligned with an organization mission, vision, strategy and then aims to identify the ideal workforce in terms of this competency। तो ये पहले फ्यूचर ओरिएंटेड मॉडल है। इसमें पहले ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, विजन, स्ट्रैटेजी को देखा जाता है, फिर उसके बाद एक आइडियल वर्कफोर्स को निकाला जाता है जो कि कॉम्पिटेंट है ऑर्गेनाइजेशन के मिशन, विजन और स्ट्रैटेजी से मीट करने के लिए। तो फिर जो राइट स्किल का मैच होगा उसको फिर उससे जॉब ओपनिंग में रिप्लेस किया जाता है। स्टाफिंग टेबल जो है आपका ग्राफिकल व्यू होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जितने तरह के भी जॉब होंगे करेंट, उसमें एम्प्लॉय क्या होंगे, उनके स्किल्स, उनके सारा उनका इन्फॉर्मेशन हर एक जॉब के बारे में उसमें मेंशन रहता है। तो ये एक स्टाफिंग टेबल कहलाएगा। फिफ्थ है आपका ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस हमने इसके पहले भी देखा था, आपका जो हम लोग देख रहे थे इसके पहले डिमांड फोरकास्टिंग में भी ट्रेंड एनालिसिस था। ट्रेंड एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपलेस्ट भी है। ये पहले के पास्ट ट्रेंड को देखा जाता है कि पहले के पास्ट ट्रेंड में कितने एम्प्लॉय अवेलेबल थे, कितने एम्प्लॉय ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कितने एम्प्लॉय प्रमोट होकर आ रहे हैं और कितनी जॉब ओपनिंग है। तो पास्ट के ट्रेंड को देख करके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना ही ट्रेंड एनालिसिस कहलाता है। ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ फोरकास्टिंग है फ्यूचर HR सप्लाई के लिए। सिक्स्थ है आपका सक्सेशन प्लानिंग या रिप्लेसमेंट प्लानिंग। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत बार एनटीए क्वेश्चन पूछता है, तो इसको थोड़ा गौर से देखिएगा। तो सक्सेशन प्लानिंग क्या है? ये सिस्टमैटिक द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली आइडेंटिफाइंग, एक्सेसिंग एंड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप टू इनहेंस परफॉर्मेंस। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस होते रहता है, ये हमेशा चलते रहता है। इसमें क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उनको एक्सेस करना, उनको डेवलप करना, ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप को डेवलप करना।
यूज्ड फॉर मैनेजमेंट एम्प्लॉय, ये जो होंगे ये मैनेजमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है। तो जनरली होता क्या है कि आप मान लीजिए जो ऑनगोइंग प्रोसेस है हर लगातार चलते रहता है। सक्सेशन प्लानिंग में देखा जाता है कि कौन से मैनेजमेंट एम्प्लॉय है या लीडर्स हैं या एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको डेवलप किया जाता है फ्यूचर में आने वाले अपकमिंग जॉब ओपनिंग्स के लिए या ऑर्गेनाइजेशन का जो रिक्वायरमेंट होगा उसके लिए। तो इसमें मेन स्टेप्स क्या है, 3 मेन स्टेप्स होते हैं सक्सेशन प्लानिंग के। आइडेंटिफाई की पोजीशन नीड्स, डेवलप इनसाइड कैंडिडेट। आइडेंटिफाई की पोजीशन नीड्स, सबसे पहले की पोजीशन, कौन सा पोजीशन की रिक्वायरमेंट है या जॉब ओपनिंग है वो आइडेंटिफाई करना। फिर डेवलप इनसाइड कैंडिडेट, अब जो कंपनी के अंदर के इंटरनल कैंडिडेट होंगे उनको डेवलप करना। अब उसमें से जो कॉम्पिटेंट होंगे या जो लगेगा कि हाँ इनको थोड़ा डेवलप करके उसकी पोजीशन पे दिया जा सकता है, तो वो इंटरनल कैंडिडेट को डेवलप किया जाता है। थर्ड में एक्सेस एंड चूज इनसाइड और आउटसाइड कैंडिडेट हु विल फिल द की पोजीशन। थर्ड स्टेप्स में क्या होता है, एक्सेस किया जाता है या फिर इनसाइड से, या अगर इनसाइड में है एम्प्लॉय या फिर नहीं मिल रहे हैं तो उनको आउटसाइड से भी हायर किया जाता है उसकी पोजीशन के लिए। स्टेप्स ऑफ द सक्सेशन प्लानिंग क्या है ये भी आप ध्यान में रखिए, इसमें आता है क्वेश्चंस रहता है। पहला स्टेप्स में है स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट प्रोग्राम के से स्टार्ट होता है। इंटीग्रेट विथ स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी बनाया जाता है। इन्वॉल्व टॉप मैनेजमेंट, जितने भी टॉप मैनेजमेंट है उसको इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। एक्सेस की टैलेंट, की टैलेंट जो होगा उसको देखा जाता है कि कौन से की टैलेंट हैं। फॉलो डेवलपमेंट प्रैक्टिस, फिर उनको जो भी की टैलेंट है या एम्प्लॉय जो नज़र में आते हैं कि हाँ इनको डेवलप किया जा सकता है उनको डेवलपमेंट प्रैक्टिस किया जाता है। फिर मॉनिटर एंड इवेल्युएट। फिर एचआर रोल्स इन सक्सेशन प्लानिंग क्या होगा, जो भी एचआर का है वो रोल क्या होगा सक्सेशन प्लानिंग में। पहला होगा आइडेंटिफाइंग डेवलपमेंट नीड ऑफ वर्कफोर्स, तो वो देखेंगे कि वर्कफोर्स का डेवलपमेंट नीड क्या है। फिर असिस्टिंग इन आइडेंटिफाइंग नीडेड फ्यूचर जॉब स्किल, अब जॉब स्किल का देखेंगे कि उसमें क्या नीड है। नोटिंग एम्प्लॉय हु माइट फिल फ्यूचर पोजीशन, अब उसमें अब वो एचआर जो होंगे वो देखेंगे कि कौन कौन से एम्प्लॉय हैं जो कि फ्यूचर पोजीशन के लिए फिट होते हैं। फिर कम्युनिकेटिंग द सक्सेशन प्लानिंग प्रोसेस टू द एम्प्लॉय, फिर उन एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेट किया जाएगा कि उनके साथ अब सक्सेशन प्लानिंग की जा रही है। ट्रेसिंग एंड रेगुलरली अपडेटिंग सक्सेशन प्लानिंग एफर्ट, उसके बाद ट्रेस किया जाएगा, रेगुलरली अपडेट किया जाएगा सक्सेशन प्लानिंग में। तो सक्सेशन प्लानिंग जो होता है जनरली ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए होता है, और उसमें किसी भी मैनेजमेंट या हायर टॉप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव लेवल के जो होते हैं उनको की पोजीशन के लिए डेवलप किया जाता है। इसके बाद है 7th नंबर जो हमारा लास्ट है वो 9 बॉक्स ग्रिड है जिसको मैकिन्से ने दिया था, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस रहता है, इसको आपको ध्यान से देखिए। तो इस पर उन्होंने 9 बॉक्स ग्रिड बनाया था। 9 बॉक्स ग्रिड क्या है कि एक तरफ पोटेंशियल है और नीचे जो है वो परफॉर्मेंस है। तो पोटेंशियल और परफॉर्मेंस के बेसिस पे ग्राफ बनाया जाता है और इसमें सारे एम्प्लॉय को रखा जाता है कि वो कहाँ फिट होते हैं। तो अगर पहली बात करें हम लोग, इधर पोटेंशियल वाले और परफॉर्मेंस, इधर रिस्क है। परफॉर्मेंस लो है और पोटेंशियल लो है, ये रिस्क वाला हुआ आपका। मैं मार्क कर दूँ, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये रिस्क है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे पोटेंशियल भी कम है और ये आपका परफॉर्मेंस है। ये जो ग्राफ है ये परफॉर्मेंस का है, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस का है और ये पोटेंशियल का है। तो यहाँ पे आपका रिस्क जो है वो क्या होगा, इसमें लो परफॉर्मेंस भी हो रहा है और लो पोटेंशियल भी है। ऐसे जो होंगे जितने भी ये आपके एम्प्लॉय वो रिस्क फैक्टर पे होंगे। इसी में अगर आप आगे बढ़िएगा तो इसी में आगे देखेंगे तो ये आपका इनकन्सिस्टेंट प्लेयर, ये क्या होंगे, मॉडरेट। इनका जो पोटेंशियल होगा मॉडरेट पोटेंशियल होगा, लेकिन परफॉर्मेंस क्या होगा इधर आपका इधर वाले में लो होगा। फिर इसके आगे बढ़ेंगे अगर हम लोग, तो ये है पोटेंशियल जेम। अब इनका देखिए कि पोटेंशियल तो इनका हाई है, ये जो है ये इनका पोटेंशियल बहुत हाई है, लेकिन ये आपका लो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये पोटेंशियल जेम कहलाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो सेकंड नंबर है एवरेज परफॉर्मर होंगे। यहाँ पे आप देखिए मैं मार्क कर रही हूँ, ये एवरेज परफॉर्मर है, ये लो पोटेंशियल होगा और मॉडरेट परफॉर्मेंस होगा, मतलब पोटेंशियल तो लो है लेकिन परफॉर्मेंस इनका मॉडरेट है। इसके बाद अगर हम लोग आगे आएंगे तो यहाँ पे आपका कोर प्लेलिस्ट है, ये जो है ये आपका कोर प्लेलिस्ट में मॉडरेट पोटेंशियल है और मॉडरेट परफॉर्मेंस है। इसके आगे यहाँ पे आप आइएगा हाई पोटेंशियल में देखेंगे तो हाई पोटेंशियल एंड मॉडरेट परफॉर्मेंस, इनकी पोटेंशियल तो बहुत हाई है लेकिन मॉडरेट इनका परफॉर्मेंस है। ये वाला थर्ड वाला में देखेंगे तो ये जो हमारा है सबसे नीचे में अगर आते हैं
ये आपका सॉलिड परफॉर्मर, ये क्या होगा, इनका लो पोटेंशियल है लेकिन हाई परफॉर्मेंस है। ये सॉलिड परफॉर्मर होते हैं इन तरह के, मतलब पोटेंशियल तो कम है लेकिन परफॉर्मेंस इनका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दे रहे हैं। और हाई परफॉर्मर किसको कहेंगे कि ये आपका जो हाई परफॉर्मर है वो आपके ये मॉडरेट पोटेंशियल और हाई परफॉर्मेंस, मतलब पोटेंशियल उनका मॉडरेट है लेकिन परफॉर्मेंस उनका हाई हो रहा है। और स्टार परफॉर्मर क्या होंगे, उनकी हाई पोटेंशियल है लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस है वो भी हाई परफॉर्मेंस है, तो ये स्टार एम्प्लॉय होंगे। तो इसमें देखिए पोटेंशियल जेम है, इनका पोटेंशियल बहुत हाई है लेकिन लो परफॉर्मेंस है, तो इनको डेवलप करके, क्योंकि इनकी पोटेंशियल है लेकिन परफॉर्मेंस ये कर नहीं पा रहे थे, इनको डेवलप किया जा सकता है। ये डेवलप करके कंपनी के को अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हाई पोटेंशियल वाले में मॉडरेट परफॉर्म इनका भी किया जा सकता है कि पोटेंशियल बहुत हाई है लेकिन परफॉर्मेंस लो है, तो इनको भी डेवलप किया जाता है, स्किल को डेवलप किया जा सकता है। कोर प्लेयर तो अच्छे हैं कि चलिए मॉडरेट पोटेंशियल है, मॉडरेट परफॉर्मेंस है, तो एक एवरेज कोर प्लेयर में आ गए। सॉलिड परफॉर्मर भी लो पोटेंशियल है लेकिन परफॉर्मेंस उनकी हाई है, तो इनको भी डेवलप किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो रिस्क है, इनकन्सिस्टेंट प्लेयर है, एवरेज परफॉर्मर है, ये थोड़े से लो में आ जाते हैं कि इसमें थोड़ा सा कंपनी को सोचना होता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे, इस ग्रिड के बेसिस पे कंपनी डिसाइड करती है कि कौन से एम्प्लॉय को डेवलप किया जा सकता है, कौन से एम्प्लॉय को वो रिस्क है कंपनी के लिए। तो इस जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है। इससे क्वेश्चन जो है एनटीए कैसे पूछता है कि पूछेगा कि पोटेंशियल जेम क्या है, तो आपको ऑप्शंस में दिया रहेगा, वो रहेगा हाई पोटेंशियल लो परफॉर्मेंस, और हाई पोटेंशियल मॉडरेट परफॉर्मेंस, और मॉडरेट परफॉर्मेंस लो परफॉर्मेंस, या मॉडरेट परफॉर्मेंस मॉडरेट परफॉर्मेंस। तो ये आपको देखना पड़ेगा इन 4 ऑप्शंस में। तो इनमें सारे आप ध्यान में रखिए कि पोटेंशियल जेम्स किसको कहते हैं, स्टार किसको कहते हैं, हाई परफॉर्मर कौन है, कोर प्लेयर कौन है, रिस्क कौन है। तो इससे ऑप्शंस के बेसिस पे इस पे क्वेश्चन पूछता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सप्लाई फोरकास्टिंग, जिसमें कुछ स्टेप्स हमने डिस्कस की, और भी सप्लाई फोरकास्टिंग होते क्या हैं और इम्पॉर्टेंट जो इससे क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने डिस्कस किया। अगर मेरा भी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और उन लोगों को शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है या जो इसके थ्रू पढ़ सकते हैं, जिनको थोड़ा सा भी मेरे वीडियो से हेल्प होता है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।